सिर्फ मॉड्यूल लगाना है, मॉड्यूल लगने के बाद पीआईक्यू लगाने हैं मेंस के, और ये हो जाए पीआईक्यू लगाने हैं एडवांस के, है ना। और कुछ नहीं करना, लेकिन ये ऑर्डर वाइज ही होना चाहिए। पहले ये अच्छे से लगेगा, है ना, तभी ये लगा पाओगे, तभी ये लगा पाओगे। ठीक है, करना है जिंदगी में, 1 साल कष्ट कर लो अच्छे से, ठीक है ना। और लगाने का तरीका, इसमें जितने डाउट्स आए, इसमें बहुत सारे डाउट्स आएंगे, इसमें तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स आएंगे, भर भर के डाउट्स आएंगे। यहाँ तुम्हारे कंसेप्ट बिल्ड होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। फिर तुम्हें इनको लगाना है। अब इनको जब लगाने जाओगे तो तुम्हें इसको लगाना है टारगेट बेस्ड, ठीक है ना। 1.25 घंटा में 12 से 15 मिनिमम, 12 से 15 मिनिमम ही टारगेट रखना है। ज्यादा कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। लास्ट में देखो मौका नहीं मिलेगा, से बता रहा हूं, ठीक है ना। लास्ट में फिर जल्दबाजी होती है बहुत ज्यादा, फिर हो नहीं पाता अच्छे से, ठीक है। और बार बार देखो कोई मोटिवेट भी नहीं करने वाला तुमको, टाइम नहीं है अपने पास, समझ गए। चलो, जैसे वेक्टर हो गया, ठीक है। थोड़ा सा रिसर्च करो कि तुम्हें पे क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता, किस टाइप के क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते, ठीक है ना। हो सकता है तुम पे बहुत सारी चीजें बनती हो, एक आध चीज ना बनती हो, तो एक आध चीज पकड़ो ना, कौन सी चीज जो तुम पे नहीं बनती। हो सकता है तुम पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं बनता हो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं बनता हो। अब इसके कारण तुम पूरे वेक्टर से डर रहे हो, यार मेरे को पूरा वेक्टर नहीं आता, खाली इसकी वजह से। इसको तुम 2 घंटे अगर टाइम दोगे तो नहीं सीख पाओगे यार, 2 घंटे अगर टाइम दोगे तो नहीं सीख पाओगे, है ना। पर लेकिन तुम्हें सबसे पहले पता होता हो कि दिक्कत है कहाँ तुम्हारे साथ, ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे साथ दिक्कत कहाँ है। तो क्या वेगली घूमते हो कि यार मुझे वेक्टर नहीं आता, है ना। इतना बड़ा स्टेटमेंट उसको सही नहीं किया जा सकता, थोड़ी भी पूरा वेक्टर को पढ़ा सकता है। पर तुम बोल दो कि सर मुझे वेक्टर में ये वाला लॉजिक नहीं आता, तो सीखने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद से बैठ के पहले सीखना पड़ेगा कि भाई कौन सा पार्ट आता है, कौन रिसर्च करना, ठीक है ना। बस स्मार्टली काम कर यार, टाइम नहीं है अभी। तो अपन लोगों ने बात किया था डायरेक्शन साइंस के बारे में। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते थे किसी भी लाइन के, तो उस लाइन के पैरेलल या उस लाइन के अलोंग जो वेक्टर होता था उसको यूनिट में कन्वर्ट करो, और उसके जो कंपोनेंट्स आते थे क्या नाम देते थे, डायरेक्शन कोसाइंस नाम देते। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं। मान लो क्वेश्चन होता, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ a line which is perpendicular to lines whose direction cosines are L1 N1 and L2 M2 N2 and direction cosines of line, है ना, which is perpendicular to two lines whose direction cosines are L1 M1 N1 and L2 M2 और N2। पहले क्वेश्चन से मेरा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला स्टेप होता है क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन क्या है कि इस बार 2 लाइंस अपन को गिवन है, 2 लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन अपन को गिवन है। तो जो 2 लाइंस, किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन अगर अपन को पता है तो इनडायरेक्टली अपन को क्या पता है, अब उनको उस लाइन के अलोंग वाला वेक्टर पता है, सेकेंड लाइन के अलोंग वाला वेक्टर भी अपन को पता है। ये कितना है L1 M1 N1, ये कितना है L2 M2 और N2। हमें किस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, जो इन दोनों लाइंस के कैसे हो परपेंडिकुलर, जो इन दोनों लाइंस के कैसे हो परपेंडिकुलर। अब उनको इस वाले लाइन का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए था। डायरेक्शन कोसाइन मतलब इसके अलोंग वाला,
यूनिट वेक्टर चाहिए था, अलोंग वाला क्या चाहिए था अपन को, यूनिट वेक्टर। जानते हो कैसे निकाले? तो अगर ये वेक्टर अगर मैं ए वेक्टर मानूं और ये वेक्टर अगर मैं क्या मानूं, बी वेक्टर, ये वेक्टर कितना होएगा, ए क्रॉस का कितना, बी वेक्टर। तो इसके अलोंग का ना डायरेक्शन को साइन होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ना लेकिन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्यों किया? क्योंकि डायरेक्शन को साइन मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तुमने ए क्रॉस बी तो कर दिया, बट उसके अलोंग का अपन को यूनिट वेक्टर चाहिए ना, तो ए क्रॉस बी के मॉड से क्या देना पड़ेगा, डिवाइड। इसमें एक चीज ऐड कर लेना, ठीक है ना। एंड गिवन लाइंस हैविंग थीटा एंगल बिटवीन देम, एंड गिवन लाइंस हैव थीटा एंगल बिटवीन देम, इसमें ऐड कर लेना। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कर दे, आई जे के, यहां से कहता था L1 M1 N1 L2 M2 और N2। तो आई के साथ कितना था, M1 N2 माइनस का M2 N1 माइनस जे के साथ कितना था, L1 N2 माइनस L2 N1, के साथ कितना था, L1 M2 माइनस M1 L2। क्या था? तो डायरेक्शन को साइंस क्या लिखो बताओ, ठीक है, ये आ गया। तो डायरेक्शन को साइन क्या था, दिस दिस एंड दिस, ये आते। तो बोल दो डायरेक्शन को साइन तुम्हारे क्या आते, M1 N2 माइनस का M2 N1 कॉमा कितना था, L2 N1 माइनस का L1 N2 कॉमा L1 M2 माइनस का M1 L2। ये तुम्हारे क्या आते, इसके डायरेक्शन को साइन आते। लेकिन हमें अभी किससे डिवाइड देना है, ए क्रॉस बी के मॉड से। तो ए क्रॉस बी का मॉड कितना आएगा, ए क्रॉस बी का मॉड कितना आएगा, लो, मॉड ए मॉड ए मॉड बी और कितना, साइन थीटा। अच्छा तो थीटा मैंने दिया हुआ है, एंगल बिटवीन गिवन लाइंस, ये कितना आएगा तुम्हारा, साइन। जो एक्चुअल डायरेक्शन को साइन क्या हो जाएंगे, दिस अपॉन साइन थीटा, दिस अपॉन साइन थीटा, दिस अपॉन साइन थीटा। जिला पाया मैंने, साइन थीटा से डिवाइड क्यों दिया, डायरेक्शन को साइन तो समझ यूनिट वेक्टर होता है ना। ये तो अपन ने सिर्फ ए क्रॉस बी किया, ये तो अपन ने सिर्फ क्या किया, ए क्रॉस बी किया। यहां अपन को डिवाइड भी तो देना पड़ता ना, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी से, अपन को मॉड ऑफ ए क्रॉस बी से डिवाइड भी तो देना पड़ता। अब जाके यूनिट वेक्टर बना ना, अब जाके ये तुम्हारा क्या बना है, एक यूनिट वेक्टर। तो अब इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वही तो डायरेक्शन को साइंस होंगे। लॉजिक आया नहीं आया? डायरेक्शन को साइन जब भी भूला जाता है तो हमें क्या चाहिए होता है, उस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए, है ना। ये तो अपने सिंपली पहले ए क्रॉस बी निकाला, अब इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए इसके मॉड से क्या देना पड़ा, डिवाइड देना पड़ता, जो कि कितना होता, साइन थीटा। टर्म्स को समझो, डायरेक्शन को साइन बोल दिया, मतलब तुम्हें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। यहाँ तो थोड़ा बताया क्या होगा, ठीक है। फाइंड डायरेक्शन को साइन ऑफ लाइन which lies along angle bisector, lies along angle bisector
lines whose direction cosines are L1 M1 N1 L2 M2 N2. तो क्या करना? Find direction cosine of line which lies along the angle bisector of lines whose direction cosines are this and this. पहले क्वेश्चन सुना, हमें उस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन चाहिए जो ये दो गिवन लाइंस है ना उसके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग हो। उस लाइन की डायरेक्शन कोसाइन चाहिए जो इन दो गिवन लाइंस के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग हो। और अपन को सोचो ये वाला वेक्टर पता है, ये वाला वेक्टर पता है, तो अपन को इनडायरेक्टली ये वाला वेक्टर चाहिए। सुनो क्या, दो गिवन लाइंस पता है अपन को, तो इनके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग वाला जो वेक्टर होगा अपन को वो वाला वेक्टर चाहिए, वो भी एक्चुअली यूनिट वेक्टर चाहिए क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। इसके अलोंग वाला यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? तो अगर सोचो ये ए वेक्टर है, ऑब्वियसली ए यूनिट कैप होगा। क्यों? इसकी डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इस वेक्टर का? 1। ये अपन को बी कैप गिवन है, तो याद करो अगर ये ए वेक्टर होता था, ये बी वेक्टर होता था, तो वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी कैसे निकाल देते ना? तो वेक्टर अलोंग एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी, तो याद करो दोनों को इक्वल मैग्नीट्यूड का बना के ऐड कर दो, दोनों को इक्वल मैग्नीट्यूड का बना के ऐड कर दें। और अच्छी बात है दोनों का मैग्नीट्यूड सोचो कितना है? 1 का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन सोचो हमें इसके अलोंग का सोचो क्या चाहिए? हमें इसके अलोंग का यूनिट वेक्टर चाहिए। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड देना पड़ेगा किससे? मॉड ऑफ ए प्लस बी। दो वेक्टर्स अगर होते हैं तो उनके एंगल बाइसेक्टर का अलोंग वाला वेक्टर दोनों को इक्वल मैग्नीट्यूड का बनाओ और ऐड कर दो। और अच्छी बात है दोनों का मैग्नीट्यूड कितना था? 1 था, सीधा दोनों को ऐड कर दो, तो ऑटोमेटिकली जो वेक्टर मिलेगा वो दोनों के बीच में से पास करेगा। अब देखो हो सकता है इसमें से बहुत सा कोई अलग कंसेप्ट नहीं आता, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अगर तुम्हें नहीं आता तो भाई एक बार क्लास के बाद आके मिल लो और पूछ लो, ठीक है ना? अब तुम बैठे रहोगे गुमसुम के और सोचोगे कि एकदम से कुछ चमत्कार होगा तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है ना। थोड़ी बहुत पहल तुम्हें भी आगे होकर लेनी पड़ेगी, है ना। और ये मुश्किल से 2 मिनट का भी कंसेप्ट नहीं है, अगर तुम आके पूछोगे तो। नहीं पूछोगे तो जिंदगी भर बस ऐसे घूमते रहोगे, है ना। तो थोड़ा सा जिम्मेदार बनो, प्रॉब्लम्स लेके आओगे तो सॉल्यूशन जल्दी हो पाएगा, है ना। आधा टाइम तो हमें ये ढूंढने में लग जाता है कि वो दिक्कत है किसको, ये तो उतना काम कर लो बस, बाकी फिर छोड़ दो हम पे, समझ गए ना। चलो ये समझ में आया? अब अपन को ये लिखना था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर कितना था? एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो ये कितना था? L1 प्लस L2 आई कैप, M1 प्लस M2 जे कैप प्लस N1 प्लस N2 के कैप। क्या था? अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी। अब मॉड ऑफ ए प्लस बी बिल्कुल याद है, मॉड ऑफ ए प्लस बी कितना आता था? 2 cos थीटा बाय 2। अभी भी वही हो गया, दोनों लाइंस के बीच का एंगल, याद है? मॉड ऑफ ए प्लस बी कैसे निकाल देते? अंडर रूट ऑफ कितना? मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। कितना आएगा? 2 प्लस 2 cos थीटा, 2 प्लस का 2 cos थीटा, 2 कॉमन, 1 प्लस का कितना? cos थीटा, 1 प्लस का कितना? cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा कितना होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। कितना जाएगा तुम्हारा? 2 cos थीटा बाय 2। याद है, मैंने याद करवाया था, मॉड ऑफ ए प्लस बी 2 cos थीटा बाय 2, मॉड ऑफ ए माइनस बी 2 sin थीटा बाय 2, याद है ना। डिवाइड किससे जाएगा तुम्हारा? 2 cos थीटा बाय 2 से। तो फाइनली डायरेक्शन को साइंस क्या लिखूं? L1 प्लस L2 कौन कितना? 2 cos थीटा बाय 2, M1 प्लस M2 बाय कितना? 2 cos थीटा बाय 2, N1 प्लस N2 बाय कितना? 2 sin थीटा बाय, सॉरी cos थीटा बाय 2।
ना? लेकिन सोचो, एक लाइन के कितने एंगल बेस्ट होते हैं? लाइन के कितने एंगल बेस्ट होते हैं? दो। दूसरा एंगल बेस्ट कौन सा होगा? क्या होगा? और इसके लॉन्ग वाला यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? ए कैप माइनस का कितना? बी कैप, और अपॉन कितना? मॉड ऑफ कितना? ए माइनस बी। एंगल बेस्ट होंगे ना लाइन के। तो जो दूसरा वाला एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है ना, उसके अलॉन्ग वाला जो वेक्टर होगा या यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है, उसके अलॉन्ग वाला जो यूनिट वेक्टर होगा या उसके जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे, कितना आएंगे? ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर अपॉन कितना? मॉड ऑफ कितना? ए माइनस का बी। बोलो है ना? तो ये L1 M1 N1, ये L2 M2 और N2, तो क्या लिखो बताओ? L1 माइनस का L2, M1 माइनस का M2 और N1 माइनस का कितना? N2 अपॉन कितना? मॉड, तो 2 साइन थीटा बाय 2 अपॉन मॉड, तो कितना आएगा? 2 साइन थीटा बाय 2 अपॉन मॉड, तो कितना आएगा? 2 साइन थीटा बाय 2 आया। रटो मती को समझो, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो उनको मॉड्यूलस से डिवाइड भी देना पड़ेगा, ठीक है ना? एंगल बाइसेक्टर वाला वेक्टर अगर दोनों सेम स्ट्रेंथ के हैं तो एक बार दोनों को ऐड कर दो, एक बार दोनों को घटा दो। आगे आ रहा है ना क्वेश्चन में? हाँ? आगे देखना, अगला कंसेप्ट ध्यान देना, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या चीज होती है? ठीक है, डायरेक्शन रेशियो इज सिंपली ए कॉमा बी कॉमा सी, where ABC, where A, B, C are components of a vector, are components of a vector. अब ध्यान देना, थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। दो टर्म होते हैं अपने पास, एक डायरेक्शन कोसाइन और एक डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन क्या होते थे? कंपोनेंट्स ऑफ अ यूनिट वेक्टर। रेशियो क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। यहां मैंने यूनिट वेक्टर नाम यूज नहीं किया। सिंपली समझना, अगर मान लो अगर कोई वेक्टर होता ए वेक्टर, टी आई कैप माइनस का 4 जे कैप प्लस का कितना 5 के कैप, अगर मैं इसके तुमसे डायरेक्शन रेशियो पूछता, तुम सीधा कितना बताते? 3 माइनस 4 और कितना 5। लेकिन अगर इसके डायरेक्शन कोसाइन पूछे जाते तो सबसे पहले तुम्हें इसके मॉड्यूलस से डिवाइड देना पड़ता, मतलब कितना? 5√2, 3 बाय कितना 5√2 माइनस 4 बाय कितना 5√2 और कितना 5 बाय कितना 5√2। ये इसके क्या होते? डायरेक्शन कोसाइंस होते। मैंने डायरेक्शन रेशियो में यूनिट वेक्टर बनाने की जरूरत नहीं होती, सीधा जो वेक्टर दिया है सीधा उसके कंपोनेंट को ट्रिपलेट फॉर्म में लिख दो, यही उसके डायरेक्शन रेशियो होंगे। मैं क्या कह रहा हूं? तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि किसी एक लाइन के कितने डायरेक्शन कोसाइन होंगे, एक लाइन के कितने डायरेक्शन कोसाइन होंगे, किसी एक लाइन के कितने डायरेक्शन कोसाइन होंगे? मान लो एक लाइन ये है, इसके कितने डायरेक्शन कोसाइन? डायरेक्शन कोसाइन माने इस लाइन के अलोंग वाले कितने यूनिट वेक्टर होंगे?
दो होंगे ना, एक ये वाला और एक ये वाला। आता है किसी भी एक लाइन के कितने डायरेक्शन कोसाइन होते हैं? दो। और कौन कौन से होते हैं? प्लस माइनस का एल एम एन। सर हमारा एक पॉजिटिव का तो एक नेगेटिव का। नहीं आ रहा। अगर मैं तुमसे पूछता कि एक लाइन के कितने डायरेक्शन रेशियो होंगे, एक लाइन के कितने डायरेक्शन रेशियो होंगे? जैसे ये मान लो लाइन है, इसके तुम कितने डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हो? डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? पहले तो लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? लाइन का डायरेक्शन रेशियो मतलब क्या होगा? इसके अलोंग जो वेक्टर होगा उसके डायरेक्शन रेशियो। लाइन का डायरेक्शन रेशियो मतलब क्या? लाइन के अलोंग जो वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन रेशियो। तो सोचो इस वेक्टर का एक डायरेक्शन रेशियो आएगा, आएगा नहीं आएगा? इसी को मैं डबल कर दूं, इसी को मैं डबल कर दूं, वो भी तो वेक्टर पैरेलल है, उसका भी डायरेक्शन रेशियो आएगा। इसको मैं 3 गुना कर दूं, उसका भी डायरेक्शन रेशियो आएगा। पलट दूं तो भी आएगा, पलट के भी बड़ा कर दूं तो भी आएगा। कितने आएंगे? है ना? लाइन का डायरेक्शन रेशियो मतलब क्या? लाइन के अलोंग जो वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन रेशियो। अब लाइन के अलोंग वेक्टर तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और सोचो इन सबके डायरेक्शन रेशियो तो अलग ही आएंगे, है ना? इन सबके डायरेक्शन रेशियो अलग आएंगे, डायरेक्शन कोसाइन सेम आएगा। डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन में अंतर समझ में आ रहा है क्या? हाँ? ठीक है ना? तो अब तुम्हें कभी भी किसी भी लाइन की डायरेक्शन देने के लिए, ध्यान देना, अब अगर मैं तुम्हें कभी भी किसी लाइन की अगर डायरेक्शन देना चाहता हूं तो मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं तुम्हें उस लाइन के अलोंग वाले वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन दूंगा, या उस लाइन के अलोंग वाले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो दूंगा। मालूम मैं क्या कह रहा हूं? डायरेक्शन कोसाइन में क्या हो जाता है, एक छोटी सी दिक्कत क्या होती है कि मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं जो डायरेक्शन कोसाइन दे रहा हूं वो एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं तुमसे कहूं कि भाई किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन 1 2 और 3 है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ये डायरेक्शन कोसाइन हो ही नहीं सकते क्योंकि ये यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स थोड़ी है। या इन सब के स्क्वायर का सम क्या 1 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। यहां मुझे वो दिक्कत देखनी पड़ती है। इससे अच्छा मैं तुमसे कहूंगा कि भाई एक लाइन है जिसकी डायरेक्शन रेशियो ये है, ज्यादा सही स्टेटमेंट है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लाइन की डायरेक्शन देने के अब दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन। शायद ना तो और देखें, बताओ। चलो आगे देखते हैं। अगले लिखना, एंगल बिटवीन टू लाइन्स whose direction ratios are a1 b1 c1 and a2 b2 c2. Angle between two lines whose direction ratios are this and this. पहला तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या 3D में किसी भी दो लाइंस के बीच का एंगल क्या हमेशा डिफरेंट होगा? 3D में क्या किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल हमेशा डिफरेंट होगा? नहीं होगा। में ये दो लाइन समझो, क्या इन दो लाइंस के बीच में एंगल डिफाइंड है कि नहीं है? दो लाइन, एक ये वाला और एक ये वाला, क्या एंगल है? कौन सा एंगल होगा? समझ में आ रहा है? ये देखो, देखने में लग रहे होंगे भाई ये तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे। अभी तक हमने जितने भी लाइंस के एंगल निकाले हैं वो तो सोचो इंटरसेक्टिंग होते थे ना, तो अपन ये एंगल निकाल लेते थे। पर 3D में जरूरी तो है नहीं कि हर दो लाइन इंटरसेक्ट करे। जरूरी तो नहीं है कि हर दो लाइन इंटरसेक्ट करे। क्या इनके बीच में एंगल डिफाइंड होगा नहीं होगा? बीच में एंगल डिफाइंड होगा नहीं होगा? एंगल ध्यान देना तब भी डिफाइंड होगा क्योंकि अगर मैं इसको पैरेलली शिफ्ट कर दूं, सोचो अब तो ये एंगल बन रहा है, समझ रहा है? तो ये मैटर नहीं करता कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
मैटर नहीं करता कि दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग है या इंटरसेक्टिंग नहीं है, एंगल तो फिर भी डिपेंड होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एंड दो लाइंस के बीच का एंगल, दो लाइंस के बीच का एंगल, जैसे अपन को इन दो लाइंस के बीच में एंगल चाहिए, तो मैं कह सकता हूं इनडायरेक्टली इनके अलोंग वाले जो दो वेक्टर हैं इनके बीच का एंगल निकाल लो। जो इन दो लाइंस के बीच में एंगल वही तो होगा ना जो इसके अलोंग वाले जो दो वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल होगा। तो दो लाइंस के बीच का एंगल इज इक्वल टू दोनों के अलोंग वाले, दोनों के अलोंग वाले वेक्टर्स के बीच का एंगल, दोनों के अलोंग वाले वेक्टर्स के बीच का एंगल। इफ सोच पाते हो ना, लाइंस के बीच का एंगल माने क्या, इसके अलोंग जो वेक्टर है इसके अलोंग जो वेक्टर है उनके बीच का एंगल, और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अपन को निकालना आता है। कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू कितना होता है, a डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी, a डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी। और इस बार सोचो हमें दोनों लाइंस के अलोंग वाला वेक्टर पता है, इसके डायरेक्शन रेशियो गिवन है, इसके भी डायरेक्शन रेशियो गिवन है। तो इसके अलोंग वाला वेक्टर कितना है, a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप, इसके अलोंग वाला वेक्टर a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस 2 k कैप। तो इन दोनों का डॉट, इन दोनों का डॉट लेते कितना आता, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये वन हो गया कि वन नहीं होगा, मॉड ए वन होगा कि नहीं होगा, मॉड ए वन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, या ऐसे कहे हो भी सकता है। ये डायरेक्शन रेशियो गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन गिवन नहीं है, तो जरूरी नहीं कि इसका मैग्नीट्यूड वन हो, और चूंकि जरूरी नहीं है तो अपन को डिवाइड देना पड़ेगा किससे, मॉड ए से, डिवाइड देना पड़ेगा किससे, मॉड ए से, और किससे, मॉड बी से। ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बस तुम लॉजिक इतना याद रखो कि दो लाइंस के बीच का एंगल मतलब उसके अलोंग जो दो वेक्टर्स होंगे उसके बीच का एंगल, और दो वेक्टर्स के बीच का एंगल तुम्हें निकालना आता होगा। ठीक है ना, थीटा तुम्हारा कितना आ गया, cos इनवर्स ऑफ दिस, और एक और एंगल होगा सोचो पाई माइनस का थीटा। दो लाइंस के बीच में दो एंगल होंगे, एक थीटा होगा तो दूसरा एंगल कितना होगा, पाई माइनस का थीटा होगा। ठीक है ना, लिख देना, एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन लाइंस डिफाइंड even if they are skew, even if they are two lines। lines बताया था मैंने कभी, two lines कौन सी लाइंस होती हैं, वो लाइंस जो इंटरसेक्ट नहीं करती, लाइंस जो इंटरसेक्ट नहीं करती, है ना, नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग। थोड़ा बहुत आ रहा है, तो फिर जल्दी से बताओ, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस whose direction cosines are L1 M1 N1, L2 M2 N2, angle between two lines whose direction cosines are this and this। सोचो क्या आएगा, cos थीटा इक्वल टू दिस डॉट दिस,
दिस डॉट दिस कितना आएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, और नीचे सोचो 1 इंटू 1, आ रहा है नहीं आ रहा? 1 1 इसलिए है ना कि दोनों का मॉड कितना होगा, 1 होगा, का 1 रहना भाई। चलो चले बेटा, दोनों दोनों में डिफरेंस में आया ना, डायरेक्शन रेशियो और कोसाइन में, कंफ्यूजन तो नहीं है? देखना, एंगल बिटवीन टू लाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, दैट्स फाइव। जीरो 7L स्क्वायर प्लस 5M स्क्वायर, इसका n स्क्वायर इक्वल टू, छाप लिया। ठीक ना, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं? पहले तो क्वेश्चन को फील करने की कोशिश करो, कहना क्या चाह रहा है। फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस है, whose direction cosines satisfies this two equation, इन दो लाइंस है और उन दोनों लाइंस की जो डायरेक्शन कोसाइन है वो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे अगर तुम इन दो इक्वेशन को अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हें L, M, N के दो ट्रिपलेट मिलेंगे। मैंने क्या बोला, अगर तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें L, M, N के दो ट्रिपलेट मिलेंगे। पहला ट्रिपलेट होगा पहले लाइन के डायरेक्शन कोसाइन, दूसरा ट्रिपलेट होगा दूसरे लाइन के डायरेक्शन कोसाइन, और तुम्हें उन दोनों के बीच में क्या निकालना है, एंगल निकालना है। हाँ चलो देखना, इनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक वेरिएबल को यहां से एलिमिनेट कर दूं, यहां से L की वैल्यू निकालकर मैं यहां छाप रहा हूं। L की वैल्यू कितनी आती, 5M माइनस का कितना 3N, और L की वैल्यू यहां छाप दो, 7 टाइम्स ऑफ कितना 5M माइनस का कितना 3N का होल स्क्वायर प्लस का कितना 5M का स्क्वायर माइनस का कितना 3N का स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। यहां से 25 और 7 175M स्क्वायर, 9 और 7 3N स्क्वायर, 15 2 30, 30 और 7 210, 210 MN प्लस का कितना 5M स्क्वायर माइनस का कितना 3N स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। 175 और 5 180, 63 माइनस 3 60, 3N स्क्वायर माइनस का 210 MN इक्वल टू 0। तो 30 से जा रहा है, 30 से काट दे, 6M स्क्वायर प्लस 2N स्क्वायर माइनस का कितना 7MN इक्वल टू कितना 0। मैंने क्या कह रहा है, यहां पे L को एलिमिनेट करके M और N में एक रिलेशन फाइंड कर लिया। देखो अब मैं यहां से M और N की वैल्यू तो नहीं निकाल सकता, यहां से M और N की वैल्यू नहीं निकाल सकता, सिंपल सी बात है, एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, यहां से M और N की वैल्यू निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी। लेकिन मैं यहां से एक चीज जरूर निकाल सकता हूं, अगर मैं पूरे इक्वेशन में n स्क्वायर से डिवाइड दे दूं, पूरे इक्वेशन में n स्क्वायर से डिवाइड दे दूं, क्या करा, पूरे इक्वेशन में n स्क्वायर से डिवाइड दे दिया,
तो अब अगर तुम गौर करोगे तो यहां सोचो m बाय एन में, यहां m बाय एन में क्या बन चुका है, क्वाड्रेटिक। 60 स्क्वायर माइनस का 70 प्लस का 2 इक्वल टू कितना, 0। क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने में से सबको आते होंगे, आते, ठीक है। कैसे अपन रूट्स कैसे निकालते थे याद करो, 6 का मल्टीप्लाई करो तो ये कितना बनेगा, 12, 4 और 3, रूट्स क्या आते हैं, 4 और 3, बाय 6 और बाय 6। तो बस रूट्स निकाल लेना, रूट्स निकालने तो आते ना। तो टी की दो वैल्यूज आ गई, टी की दो वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, 2/3 और 1/2। और टी मतलब क्या था, m बाय एन। m बाय एन की दो वैल्यूज आ गई, एक कितनी 2/3 और एक m बाय एन की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। हम m और n की वैल्यूज नहीं निकाल पाते, बट m बाय एन की तो वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी समझ में आएगा m बाय एन की वैल्यू निकालने से क्या फायदा है, कितना समझ में आया, m बाय एन निकाल लिया। तो अब गौर करना, हमें m बाय एन की दो वैल्यूज मिल गई, एक 2/3 और एक कितना, 1/2, ठीक है ना। तो पहला केस लेते हैं, अगर m बाय एन 2/3 है तो पहली इक्वेशन क्या थी, पहली इक्वेशन क्या थी, l माइनस का 5m प्लस का कितना 3n इक्वल टू कितना, 0। यहां से मैं m की वैल्यू 2n/3 यहां छाप दूं, यहां से मैं m की वैल्यू 2n/3 यहां छाप दूं, लो। तो l माइनस का 10/3 प्लस 3 कितना था, l माइनस का n/3 इक्वल टू कितना, 0, बोलो। तो l इक्वल टू कितना, n/3, या l बाय n इक्वल टू कितना, 1/3। अब थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, देखना, l इज टू n 1:3 आया, एंड m इज टू n कितना आया था, 2:3। रेशियो प्रोपोर्शन याद है, रेशियो प्रोपोर्शन याद है, a इज टू b इतना, b इज टू c इतना, तो a इज टू b इज टू c कितना, ये देखो l इज टू n 1:3 है, m इज टू n भी 2:3 है, तो देखो n के साथ यहां भी कितना है, 3, n के साथ यहां भी कितना है, 3। तो मैं क्या सीधा कह सकता हूं दैट l इज टू m इज टू n कितना आएगा, 1:2:3। बताया। और जरा सोचो हमें l इज टू m इज टू n ही तो चाहिए, l इज टू m इज टू n मिल गया तो अपन को सोचो डायरेक्शन कोसाइन मिल गया। डायरेक्शन कोसाइन के लिए बस मैं क्या करूंगा, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे दूंगा। अगर सोचो, मान लो अगर ऐसा कुछ होता, a इज टू b अगर मान लो होता 1:2 एंड c इज टू b मान लो अगर होता 3:4, 3:5, तो a इज टू b इज टू c कैसे निकालते, यहां b कितना है 2, यहां b कितना है 5, तो पहले दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, सेम। इन दोनों का एलसीएम कितना होता है, 10। इसमें क्या करो मल्टीप्लाई 5 का, इसमें क्या करो मल्टीप्लाई 2 का, तो a कितना आएगा 5, b कितना आएगा 10, c कितना आएगा 6 होगा। क्या, तो अब अगर यहां अगर बात करें सेकंड केस में, सेकंड केस में क्या करते होता हूं, अब बस सेम l माइनस का कितना 5m प्लस का कितना 3n इक्वल टू कितना है, 0 है। m की वैल्यू कितनी है, n/2, m की वैल्यू क्या छाप दूं, n/2 प्लस का कितना 3n इक्वल टू कितना 0। यहां से कितना आएगा, l प्लस n/2 इक्वल टू कितना 0, तो l अपॉन n इक्वल टू कितना -1 कितना 2 है ना। अब l अपॉन n -1:2 है एंड m अपॉन n +1:2 है। देखो n यहां भी 2 है, n यहां भी 2 है, तो सीधा l इज टू m इज टू n कितना लिखूं, -1:1:2। ये हो गए पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन वाला वेक्टर, ये दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन वाला वेक्टर। हमें निकालना क्या था, दोनों के बीच का एंगल, क्या निकालना था, दोनों के बीच का एंगल। अब दोनों के बीच में एंगल कैसे निकालो बताओ, cos θ इक्वल टू a डॉट b, तो दिस डॉट दिस, तो 1 का -1 के साथ -1, 1 का 2 के साथ 2, 2 का 3 के साथ 6, बाय मॉड ए 9 13 14, बोलो 4 2 6, कितना है तुम्हारा 8 7 7 बाय, ठीक है ना,
सर अपना 84। देखो जब भी क्वेश्चन किया करो एक बार दोबारा देखो कि अब इस पूरे क्वेश्चन में एक जो मेन स्टेप था, जो सबसे मेन पार्ट था, वो कौन सा था? सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया और हमने m और n में क्या बना लिए, क्वाड्रेटिक। ये समझो यहां से हम m और n की इंडिविजुअल वैल्यूज तो फाइंड नहीं कर सकते थे, लेकिन यहां से मैं क्या फाइंड कर सकता था, m अपॉन n की वैल्यू। और m अपॉन n चाहिए उनको, एक बार m अपॉन n चाहिए और एक बार l अपॉन n चाहिए। चलो यहां तक आया? नहीं आया? चलो मोड में, मोड में क्यों? तुम्हारे हिसाब से तो हमेशा डायरेक्शन रेशियो पॉजिटिव ही आएगा, ये आ नहीं सकता। डायरेक्शन नेगेटिव भी तो, 2 माइनस वाई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 कैप, नहीं क्या? फिर से बोलो क्या बोल रहे हो? डायरेक्शन को सर नेगेटिव नहीं हो सकते क्या? हाँ सोचो ना, डायरेक्शन को सर नेगेटिव हो सकते नहीं हो सकते? वाई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, मैग्नीट्यूड से डिवाइड दोगे तो नेगेटिव भी तो आएगा ना एक आधा कंपोनेंट। शांत, नहीं है क्या? तो शायद ना, ठीक है। एक सेम टू सेम क्वेश्चन करो, क्वेश्चन सेम है, डेटा मैं देता हूँ, ठीक है। फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये ना सेम क्वेश्चन है, बट इस बार रिलेशन मान लो होता l प्लस m प्लस n इक्वल टू 0 एंड 2mn प्लस 2ml माइनस का nl इक्वल कितना, 0। सेम क्वेश्चन है, फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज डायरेक्शन कोसाइंस satisfies these two condition। आ रहा नहीं, आ रहा क्या कह रहा हूँ? लॉजिक जल्दी बनता नहीं है, कर लो एक बार। मैं क्या करना है इसमें?
आगे क्या? हाँ हाँ, माइनस बाई टू, थ्री। तो क्या हो गया? चलो देख ले क्या उधर हो गई। तुमने क्या करो, किसी भी एक वेरिएबल को, था ना, तुम्हारी मर्जी है जिसको एलिमिनेट करना कर दो। मैं एल को कर दे रहा हूँ। एल इक्वल टू कितना था? माइनस एम और माइनस एन। तो यहाँ रिप्लेस करें तो 2mn, इसमें से एल कॉमन लेता। एल कितना था? माइनस एम माइनस का एन। यहां से कितना था? 2m माइनस का कितना? एन इक्वल टू कितना? 0। माइनस का 2m स्क्वायर माइनस का 2m का स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर प्लस का n का स्क्वायर माइनस 2mn प्लस mn, तो माइनस mn प्लस 2mn, तो प्लस का कितना? mn इक्वल टू कितना? 0। क्या होता है? m स्क्वायर से डिवाइड दे दूं, n स्क्वायर बाय m स्क्वायर प्लस n अपॉन m, माइनस का 2 इक्वल टू कितना? 0। टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। टी स्क्वायर प्लस टी माइनस का 2 इक्वल टू 0। रूट्स निकालने आता है ना, -2 और कितना? +1। क्या गई? -2 और +1। तो m अपॉन n की वैल्यू, n अपॉन m है, n अपॉन m, n अपॉन m की दो वैल्यूज आ गई, एक माइनस का कितना? 2 और एक n अपॉन m की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस का 1। अब रिलेशन क्या था? l प्लस m प्लस n इक्वल टू कितना? 0। तो n को मैं माइनस का 2m रख दूं, ये कितना बनेगा? l माइनस का m इक्वल टू कितना? 0। तो l बाय m इक्वल टू कितना? 1:1। ये बनता, यहां से n अपॉन m इक्वल टू 1 है, तो l प्लस m प्लस n इक्वल टू कितना? 0। n की वैल्यू m रख दे, तो l प्लस 2m इक्वल टू कितना? 0। l अपॉन m इक्वल टू कितना? माइनस का 2। यहां अगर गौर करोगे तो l इज टू m इज टू n, यहां भी m1 है, यहां भी m1 है, दोनों जगह m1 है, तो कितना आएगा? 1:1:2 -2 याद आ। और यहां देखना, यहां भी m1 है, यहां भी m1 है, तो l इज टू m इज टू n कितना आता? माइनस का 2 इज टू कितना? 1 इज टू कितना? 1। बोल दो। अब हमें क्या चाहिए था? एंगल। कॉस थीटा था a डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी, तो a डॉट बी माइनस का कितना? 2 प्लस का 1 माइनस का 2 अपॉन कितना? √6 अपॉन कितना? √6। ये कितना आएगा? माइनस का 3 बाय कितना? 6 माइनस का 1/2। तो थीटा कितना होगा? क्या कितना होगा?
5/3 ना। नहीं लॉजिक आया तो बोल दो। अब इसी में देखना एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, समझ जाओ। इसमें आ गया ना पक्का। ठीक है, if two lines उस डायरेक्शन को साइंस satisfy L plus M plus N equal to 0 and 2mn plus 2ml minus lambda nl equal to कितना 0 are perpendicular to each other, find lambda। बात कम करो, ठीक ना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो समझ इस बार क्वेश्चन क्या है, काइंड ऑफ सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा वेरिएशन क्या किया, इस बार इसने यहां पे एक वेरिएबल डाल दिया लैम्डा, तो इसने क्या करा, एंगल बता दिया कि इस बार जो इनके बीच का एंगल है वो 90 है ना, तो उनको लैम्डा निकालना है। तो सॉल्व करने के लिए हम सेम प्रोसेस अपनाएं, वापस से एक वेरिएबल को यहां पे एलिमिनेट कर दूं, बोलो। बट इसमें तुम्हें ध्यान देना, बात में तुम्हें एक दिक्कत नजर आएगी। तो एल की वैल्यू क्या लिख दूं, माइनस का एम माइनस का कितना एन, और दूसरे में छाप दे, बोलो। तो 2mn, ठीक है ना, एल कॉमन लेता, कितना माइनस एम माइनस का कितना एन, बस कितना 2m माइनस का कितना लैम्डा एन, तो कितना 0, जानते हो। और करना कितना आएगा, माइनस का कितना 2m का स्क्वायर प्लस का लैम्डा एन का स्क्वायर माइनस 2mn, बात कम करो यार, माइनस का 2mn और प्लस का लैम्डा mn, क्या था, और एक प्लस का 2mn और प्लस का 2mn और आता, देखो माइनस 2mn प्लस 2mn कट जाता, कितना था लैम्डा एन का स्क्वायर माइनस का 2m का स्क्वायर प्लस लैम्डा mn कितना 0, ये बन जाता। शायद अब तुम्हें शायद दिक्कत आ गई होगी, क्या हो रही है, क्या होगी, सोचो अब तुम अगर यहाँ m स्क्वायर से डिवाइड देते और n अपॉन m में क्वाड्रेटिक बना भी लेते, तो जो उस क्वाड्रेटिक रूट्स अच्छे नहीं आते, क्वाड्रेटिक रूट्स गंदे से आते हैं लैम्डा के टर्म में, तो कर सकते हो बट वो काफी गंदा आएगा। तो अब समझना इसमें काइंड ऑफ जुगाड़ क्या है, इसने का जो दो लाइंस हैं, लेट्स सपोज उन दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन होते L1 M1 N1 और L2 M2 N2 होते, और इसने कहा क्या कि ये दोनों लाइंस आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। क्या कह सकता हूं, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2, ये तुम्हारा क्या होगा, 0 होगा, कह सकता हूं। और अब अगर मैं यहां सोचो, अगर पूरे में N1 N2 का डिवाइड दे दूं, पूरे में अगर N1 N2 का क्या दे दूं डिवाइड, तो L1 L2 अपॉन N1 N2, M1 M2 अपॉन N1 N2 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, तो बोलो। अब गौर करना, अगर मैं इस इक्वेशन में डिवाइड दे रहा हूं पूरे इक्वेशन को किससे, बाय n स्क्वायर, बात नहीं करो यार, माइनस 2 m बाय n का कितना होल स्क्वायर प्लस लैम्डा m बाय n प्लस का कितना लैम्डा इक्वल टू कितना 0, ये बनता। जरा सोचो, ये क्वाड्रेटिक तुम्हारी किस में बन गई, m अपॉन n में। क्या तुम सोच पा रहे हो कि इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे,
m1 अपॉन n1 एंड m2 अपॉन n2। इस क्वालिटी के जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, m1 अपॉन n1 एंड m2 अपॉन n2। और यहां अगर तुम गौर करोगे, दिस इज रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ, इस क्वालिटी के जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं वही तो लिखा हुआ है। इस चीज की वैल्यू, इस चीज की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए कितना आएगा, माइनस लैम्डा बाय कितना 2। ये किसके लिए आ गई, m1 अपॉन n1 इंटू m2 अपॉन n2। तो जो इसकी वैल्यू हमें मिल गई लैम्डा के टर्म में, बचा क्या। अब तुम शायद सोच सकते हो कि इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे। देखो सोचो, ये हमने क्वाड्रेटिक किसमें बनाया, m और n में, ये हमने क्वाड्रेटिक किसमें बनाया, m और n में। तो अपन को m बाय n का क्वाड्रेटिक, मतलब m बाय n का क्वाड्रेटिक मिला होगा, तो उसके प्रोडक्ट रूट्स मिल गए। ये कब मिलेगा, जब मैं l बाय n में क्वाड्रेटिक बना दूं। और l अपॉन n में क्वाड्रेटिक बनाने के लिए मुझे किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, m को। इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा m को। सेम प्रोसीजर, अब मैं m को एलिमिनेट कर दूं, हेलो, सेम प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर क्या था, m को मैं क्या लिखता, माइनस l माइनस का कितना n, और दूसरे इक्वेशन में छाप दे दोस्तों, दूसरे इक्वेशन में छापते m की वैल्यू। देखो m कॉमन ले लूं, m कॉमन लेते तो माइनस l माइनस का कितना n आता है, बस अपने यहाँ पे 2n प्लस का कितना 2l, यही है ना, माइनस का कितना लैम्डा nl। आ रहा है नहीं आ रहा भाई, यहाँ देखो 2 कॉमन ले लूं, माइनस 2 कॉमन ले लूं, l प्लस एन, एल प्लस एन, एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2nl माइनस का लैम्डा nl इक्वल टू कितना 0। बोलो, माइनस का 2l का स्क्वायर माइनस का 2n का स्क्वायर, nl का क्वेश्चन कितना था, माइनस का 4 माइनस का कितना लैम्डा इक्वल टू कितना 0। हमें l अपॉन n में क्या चाहिए था, क्वाड्रेटिक, l अपॉन n में क्या चाहिए था, क्वाड्रेटिक। तो डिवाइड दे दूं मैं किससे, n स्क्वायर से, n स्क्वायर से डिवाइड देता तो कितना था 2l बाय n का होल स्क्वायर। तो -4 माइनस का लैम्डा l अपॉन n, और माइनस का कितना 2 इक्वल टू कितना 0। और इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, इसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो क्या देता, L1 अपॉन n1 एंड L2 अपॉन n2। सी बाई कितना होता, थॉट प्रोसेस समझो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, दो लाइंस परपेंडिकुलर थे तो ये चीज 0 होगा। मैंने क्या किया, पूरे में n1 n2 का डिवाइड दिया तो एक ये बना और एक ये बना। ये मुझे कैसे मिलेगा, जब मैं m अपॉन n में क्वाड्रेटिक बनाऊंगा उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये लिखा है। ये मुझे कब बनेगा, जब मैं l अपॉन n में क्वाड्रेटिक बनाऊंगा, ये उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा हुआ है। दोनों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले, दोनों को सीधे यहां छाप दो, सबको यहां छापते। बताओ L1 L2 अपॉन n1 n2 कितना आता 1, ये कितना आता माइनस का लैम्डा बाय 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू कितना, हो रहा है ना, यहाँ
मेरा लॉजिक आगे सारे ओके, चला हटा रहा हूँ बस मैं। क्या होगा आगे देखते हैं। when locus of all those points 3D बस उस डिस्टेंस फ्रॉम, बात नहीं करो, ओरिजिन इज 5 यूनिट्स। लोकस याद है थोड़ा बहुत, करने वाली बात नहीं है। स्टेप्स क्या होते थे, सीधा जिस भी पॉइंट का तुम्हें लोकस निकालना है उसको क्या मानोगे, एच कमा के, और सीधा जो रिलेशन बोला गया है, जो कंडीशन दी है, सीधा उसको छाप दो, अपने आप जो आना होगा आ जाएगा। हाँ, अगर कंडीशन छापने के लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स मानने पड़ रहे हैं, मानो तो छाप दो, बट लास्ट में अपना एम क्या होता था, कैसे भी करके हमें एच और के में क्या निकालना होता था, एक अपना रिलेशन। तो एच और के में क्या निकालना होता था, एक रिलेशन। ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 3D में अपन को वो सारे पॉइंट्स निकालने हैं। अब 3D में अगर तुम बात करोगे तो सोचो वेरिएबल पॉइंट क्या आएगा, एच कॉमा के कॉमा एल। 2D में सिर्फ एच और के आते थे, 3D में क्या आएगा, एच के और एल, ठीक है ना। तो लोकस में फाइनल जो रिलेशन बनेगा वो हमेशा किस में बनेगा, एच के और एल में। एच में, के में और एल में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, समझ में आया। वो कैसे फाइंड आउट करोगे, कंडीशन क्या दी है, ऑल दोस पॉइंट्स इन 3D हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज कितना, 5। क्या मैं इससे डिस्टेंस निकालना जानता हूं क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला वैसे काम करता है, h माइनस 0 का होल स्क्वायर, k माइनस 0 का होल स्क्वायर, l माइनस 0 का होल स्क्वायर, और ये तुम्हारा कितना है, 5। ये कितना आ गया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू कितना, 25। और लास्ट में h को किससे रिप्लेस करोगे, x से, k को y से, l को z से। आयसन में कुछ भी खास नहीं है, जिस भी पॉइंट का तुम्हें लोकस निकालना है उसको h के एल मानो, जो भी कंडीशन दी है सीधा उसको अप्लाई कर दो, और कैसे भी करके h k और l में एक रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करो। लास्ट में h को रिप्लेस कर दो x से, k को y से, l को z से। अब ये जो लोकस आएगा क्या आएगा, हमारा ये जो लोकस आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा, अपना एक स्फीयर आएगा। हमारा 3D में इस पॉइंट से 5 यूनिट डिस्टेंस दूर वो सारे पॉइंट जो पूरे एक स्फीयर में लाई करते,
वो पूरा एक स्पीयर बनता ना। ये किसकी क्वेश्चन आएगी तुम्हारी? एक स्पीयर की आया। तो अब इसमें अगर मैं एक छोटा सा वेरिएशन करूं, ठीक है ना, ठीक है, मान लो अगर इसमें क्वेश्चन होता इफ, ठीक है, पी पॉइंट, पी पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी does that is does that ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू कितना? 25, है ना। एंड y इक्वल टू टू प्लेन, ठीक है, कट्स above locus, find area of intersection, area of intersection। थोड़ा सा इसको, पहले तो क्वेश्चन उठता है इसका मतलब क्या है? ए कॉमा बी कॉमा सी 3D में एक वेरिएबल पॉइंट है, 3D में एक वेरिएबल पॉइंट है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। हमें ये पता है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 25 होता, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 25 होता, तो हमें समझ में आ रहा है एक स्पीयर होता, और एक्चुअली में स्पीयर के सरकमफेरेंस पे जो पॉइंट्स होते, वो सोचो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते। स्पीयर के जो सरकमफेरेंस पे जो पॉइंट्स हैं, वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं? ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना? 25। लेकिन इसने क्या कह दिया? ये भाई वो सारे पॉइंट्स है जिसमें ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 25 है। ये कौन से पॉइंट्स होंगे? हमारा ये वो वाले पॉइंट्स होंगे जो पूरे स्पीयर के अंदर होंगे। दिस रिप्रेजेंट्स all those points lying inside the sphere, lying inside the sphere। याद है अपन लोग सर्कल में भी करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू कितना? 4। ये कौन से पॉइंट्स रिप्रेजेंट करता था? जो रेडियस 2 वाला जो सर्कल होता था उसके अंदर के सारे पॉइंट्स, ये उन सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता था ना। और अगर याद करो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कर देते थे तो कौन से पॉइंट्स रिप्रेजेंट करता था? बाहर वाले। हाँ, तो भाई ये कौन से पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है? इस पेयर के अंदर के सारे पॉइंट्स, है ना। अब इसने क्या बोला? एंड y इज इक्वल टू 2 प्लेन कट्स द अबव लोकस फाइंड एरिया ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसमें एक नया क्वेश्चन आता है कि भाई y इक्वल टू 2 प्लेन, क्या ये सही बात है? क्या y इक्वल टू 2 एक प्लेन होगा क्या? अच्छा, y इक्वल टू 2D में कैसे बनता था? 2D में y इक्वल टू 2 कैसे बनता था? जो 2D में y इक्वल टू 2 एक स्ट्रेट लाइन ही तो बनती थी, बट 2D में सोचो हम z में मूवमेंट करते थे क्या? तो अब अगर मैं तुम्हें z में मूवमेंट अलाउ कर दूं, अगर मैं तुम्हें z में मूवमेंट अलाउ कर दूं, तो सोचो y इक्वल टू 2 प्लेन ये पूरा होगा, पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन ही तो y इक्वल टू 2 होगा। वो सारे पॉइंट जहां पे y कोऑर्डिनेट कितना है? 2 है। तो सोचो y इक्वल टू 2 प्लेन और कुछ नहीं, कुछ ऐसा जा रहा होगा, आ रहा है एक ऐसा प्लेन जाके इस स्फीयर को कट कर रहा है। तो अगर सोचो एक y इक्वल टू 2 प्लेन जाके इसको ऐसे कट कर रहा है, और अगर मैं नीचे से अगर इसको ऑब्जर्व करूं, क्या तुम सोच पा रहे हो कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया बनेगा वो एक सर्कल बनेगा? क्लियर है? यहां पे तुम एक प्लेन से अगर ऐसे काटो, बॉल है जो रबड़ वाली बॉल होती थी बचपन में,
तो ऐसे से काट दो नाइफ से, ऊपर का जो क्रॉस सेक्शन दिखेगा एक सर्कल दिखेगा। अब उनको इसका क्या चाहिए था, एरिया, क्या चाहिए था, एरिया। अब सोचो हमें पता क्या क्या है, हमें एक चीज से ये पता है कि भाई y इक्वल टू 2 लाइन है, तो भाई ये लेंथ कितना होगा 2, और हमें स्पीयर का रेडियस पता है कितना है 5, ये लेंथ पता है कितना 5। तो सोचो ये लेंथ अगर 2 पता है, ये लेंथ अगर 5 पता है, तो क्या मैं इस सर्कल का या क्रॉस सेक्शन सर्कल का एरिया निकाल, रेडियस निकाल सकता हूँ क्या, पाइथागोरस लग जाएगा ना। तो कितना आएगा √21, लग नहीं रहा है, स्पीयर था, क्रॉस सेक्शन कटा, लेंथ कितना है 2, ये लेंथ कितना है 5, ये लेंथ मैं बता सकता हूँ ना √21 होगा। और अगर ये √21 होगा, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया, ये तो पूछा है फाइंड लोकस ऑफ एरिया ऑफ इंटरसेक्शन, द एरिया ऑफ इंटरसेक्शन, इसका एरिया कितना आएगा, आएगा 1/5। है ना, तुम्हें छोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए तभी हो पाएगा, है ना, कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्लेन कैसे बना रहा है, क्या क्या। बस बात नहीं करो, आओ तुम, क्या पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर का स्क्वायर, तो इसका एरिया चाहिए ना, एक सर्कल बनेगा ना, रेडियस मिल गया तो एरिया कैसे निकालोगे, पाई आर स्क्वायर। बस बात नहीं करो, चलो आगे चले। आगे इस पर आते हैं, समझ जाओ। नहीं आ रहा, अगला था ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट ऑन लाइन x माइनस ए अपॉन एल, y माइनस बी अपॉन एम, z माइनस सी अपॉन एन, ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, इस लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन चाहिए ऑन दिस लाइन। तो बताया देखा टेट्राहेड्रॉन का सेंटर बता दिया ना सब। तो इस लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन ऑन दिस लाइन कैसे निकालेंगे, जब पैसे में आता है लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन ऑन लाइन मतलब क्या है, मतलब क्या है, मान लो ये लाइन होती, मान लो ये लाइन होती है ना, ये लाइन सेगमेंट होता, इसका प्रोजेक्शन ऑन दिस लाइन क्या होगा, ठीक है। तो अगर ये जो लेंथ आता, इसका अगर मैं यहां से अगर लाइट फेंकूंगा, तो इस पेन का जो शेडो बनेगा इस पर, पेन का जो शेडो बनेगा इस पर विथ प्रोजेक्शन होगा। तो क्या ये कभी जीरो हो सकता है, क्या प्रोजेक्शन लेंथ कभी जीरो हो सकता है। तो जो अगर ये मैं ऐसा रख दूं, तो जो इसका प्रोजेक्शन इस पर सिर्फ एक सिंगल पॉइंट बनेगा, अगर इसको मैं ऐसे रख दूं तो इसका प्रोजेक्शन इस पर सिर्फ एक सिंगल पॉइंट ही तो बनता, लेंथ कितना आता 0, और वो कब होगा, जब इस लाइन के अलोंग वाला
वेक्टर और ए बी वेक्टर आपस में कैसे हो, परपेंडिकुलर। पहले समझ में आ रहा है प्रोजेक्शन लेंथ मतलब है क्या, यहां से इस पे फुट डालो, यहां से इस पे फुट डालो, तो ये जो लेंथ आता यही तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन है। और ये लेंथ एल कैसे निकालोगे, तुम्हें ए पता है, बी पता है, लाइन की इक्वेशन पता है, ये लेंथ कैसे निकालोगे, सीधा वेक्टर्स का यूज करो। तो क्या मैं ए बी वेक्टर निकाल सकता हूं क्या, कैसे निकालते, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, या x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप। क्या मैं इसके अलोंग वाला वेक्टर जानता हूं क्या, क्या मैं लाइन के अलोंग वाला वेक्टर जानता हूं क्या, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ये क्या हो गया, इस वेक्टर का इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन ही तो हो गया। और अगर मैं इसको ए वेक्टर नाम दूं और अगर मैं इसको बी यूनिट वेक्टर का नाम दूं, तो ए वेक्टर का याद करो बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन, तो यही तो आता था, ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन कितना आता था, ए कॉस थीटा। याद है ये लेंथ कितना होता था, थीटा। प्रोजेक्शन लेंथ कितना आता था, मॉड ए का कितना, कॉस थीटा। और कॉस थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, मॉड ए, सॉरी ए डॉट बी, कॉस थीटा कैसे लिखते थे, ए डॉट बी बाय कितना, मॉड ए मॉड बी, मॉड ए कटा, एंड बी वेक्टर बाय मॉड बी कितना आता था, बी यूनिट वेक्टर। आया ठीक है ना। और देखो ये खुद ही तुम्हें हिंट दे रहा है कि अगर सोचो ए और बी आपस में परपेंडिकुलर होते, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते, तो प्रोजेक्टेड लेंथ जीरो होता, होना भी चाहिए था। क्या? Find points on the line. Find points on the line. X minus 3 upon 2. 5 plus 1 upon 1. Z minus 3 upon 5. Which are at 5 unit distance. 5 unit distance from second minus 1. ठीक है, अब ध्यान देना, अब हम लाइन के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं। और करो, देख लो पहले बाद छाप लेना। फाइंड पॉइंट्स ऑन द लाइन, इस लाइन के ऊपर हमें वो पॉइंट निकालने हैं तो इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस दूर हो, 5 यूनिट डिस्टेंस दूर हो। क्या ये पॉइंट कुछ अच्छा पॉइंट दिख रहा है क्या, क्या दिखा, ये जो लाइन है वो सोचो किस पॉइंट से पास कर रहा है, 3 कॉमा -1 कॉमा 3, लाइन सोचो इसी पॉइंट से पास कर रहा है। इसे क्या पूछा गया है,
इस लाइन के ऊपर वो पॉइंट बताओ जो इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस दूर हो, 5 यूनिट डिस्टेंस दूर हो। कितने पॉइंट्स आएंगे ऐसे? पॉइंट्स आएंगे, दो आएंगे ना, आगे की साइड और एक। अब ध्यान देना, हम लोग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या सीखेंगे कि याद करो हम लोग स्ट्रेट लाइन में, याद करो हम लोग स्ट्रेट लाइन में अगर किसी भी लाइन के ऊपर अगर हमें एक वेरिएबल पॉइंट मानना पड़ता था तो हम क्या मानते थे? डी में स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर हमें एक वेरिएबल पॉइंट मानना पड़ता था तो कैसे मानते थे? या तो एक्स को या वाई को, किसी भी एक को अल्फा ले ले, एक्स को अल्फा ले लूं, वाई ऑटोमेटिकली कितना आएगा, 1 माइनस का कितना, 2 अल्फा। याद है? डी में किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर तुम्हें वेरिएबल पॉइंट अगर मानना है तो किसी भी एक को अल्फा मानो, क्योंकि अल्फा के टर्म में लिख दो। हमारा ये क्यों जरूरी पड़ता था? क्योंकि हमें एक सिंगल वेरिएबल में दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल जाते थे, सिंगल वेरिएबल में दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल जाते थे। तो हम सेम चीज अब 3D में देखेंगे कि अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट मानना चाहता हूं तो वो मानने के लिए ध्यान देना तरीका यूज होगा y प्लस 1/1 और z माइनस 3 अपॉन कितना, 5। इसको मैं इक्वल टू करके क्या मानता हूं, लैम्डा। दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, यहां मैंने क्या माना, लैम्डा। तो x कितना आएगा, इन दोनों को इक्वेट करो, x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 2 लैम्डा प्लस 3, y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, लैम्डा माइनस 1, और z कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 5 लैम्डा प्लस 3। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट 3D में। अब किसी भी लाइन के ऊपर अगर तुम्हें एक वेरिएबल पॉइंट अगर मानना पड़े, सीधा क्या करो, इस लाइन को इक्वेट कर दो किससे, लैम्डा से। एक्स वाई जेड तीनों तुम निकाल सकते हो लैम्डा के टर्म्स में, और एक बार लैम्डा के टर्म्स में तुम्हें अगर तीनों पॉइंट मिल चुके हैं तो अब सिंपली जो कंडीशन है वो अप्लाई कर दे। कंडीशन क्या है कि इस वेरिएबल पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 5। तो इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस, सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे, करो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते, क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 2 लैम्डा का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो लैम्डा का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, 5 लैम्डा का स्क्वायर, एंड दिस शुड बी इक्वल टू कितना, 25। कंडूट में 5 आता है, 25 26 30, 30 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू कितना, 25। यहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई 5/6, लैम्डा के लिए कितने आ गए, प्लस माइनस का अंडर रूट 5/6। तो पॉइंट आएंगे वो कितना आएंगे, पॉइंट आएंगे तो कितना आएंगे, 2 लैम्डा प्लस 3, प्लस माइनस का 2 अंडर रूट ऑफ कितना, 5/6 प्लस 3, कॉमा लैम्डा माइनस 1, प्लस माइनस का रूट 5/6 माइनस 1, और कितना 5 लैम्डा प्लस 3 प्लस माइनस का 5 रूट 5/6 प्लस का कितना 3। दो पॉइंट आने थे ना, बट हर जगह प्लस लो, एक बार हर जगह माइनस ले लो। क्या है क्या, मैं 3D में किसी भी लाइन के ऊपर वेरिएबल पॉइंट मानने के लिए लोग क्या करेंगे, कि हमने एक वेरिएबल पॉइंट माना लैम्डा के टर्म में, इसका डिस्टेंस इससे कितना करना था, 5। कंडीशन लगाया, अपने आप हमें जितने भी लैम्डा होंगे मिल जाएंगे। क्या तुम बता सकते हो कि सेकेंड पार्ट में कितने पॉइंट्स आएंगे? क्या तुम डायरेक्टली देख के बता सकते हो क्या कि सेकेंड पॉइंट में, सेकेंड क्वेश्चन कितने पॉइंट्स आएंगे? तो इस बार जरूरी तो है नहीं कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, जरूरी है क्या? इस बार सोचो ये जो पॉइंट है हो सकता है लाइन के बाहर भी हो, नहीं हो सकता,
अब बताओ इस बार इस लाइन के ऊपर वो कितने पॉइंट्स होंगे जिसका इससे डिस्टेंस कितना होगा 5 होंगे। लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होंगे जिसका इससे डिस्टेंस कितना होगा 5। ध्यान देना, अब वो डिपेंड करेगा, अगर ध्यान देना परपेंडिकुलर लेंथ P अगर 5 से कैसा है छोटा तो होंगे, अगर परपेंडिकुलर लेंथ P ही 5 हो जाए तो 1 होगा, और अगर परपेंडिकुलर लेंथ P अगर 5 से बड़ा हो जाए तो जो 0 होंगे। तो अगर ये लेंथ अगर 5 से बड़ा है तो आगे जाओगे तो और बड़ा ही तो मिलेगा, है ना। मीन्स अब 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो अपने आप हम लैम्डा में क्वाड्रेटिक बनाएंगे। अगर इमेजिनरी रूट्स आ गए तो 0 है, इक्वल रूट्स आ गए तो 1 है, 2 डिस्टिंक्ट रूट आ गए तो 2 है। सीधा देखो, वेरिएबल पॉइंट तो हम मान ही चुके थे, वेरिएबल पॉइंट तो हम मान ही चुके थे ना। अब इसका इससे डिस्टेंस कितना कर देते हैं 5, कितना आता है 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस का 1, 2 लैम्डा प्लस 2 का कितना होल स्क्वायर, समझ में आ रहा ना, बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर कितना आता है लैम्डा माइनस 3 का कितना होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, 5 लैम्डा प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये तुम्हारा कितना आता 25, बोलो 25 26 30, 30 लैम्डा स्क्वायर, 4 2 8, 8 माइनस का 6 2, 2 और 40 42 आ रहा है ना, 4 9 13, 13 और 16 30, 29 माइनस का 25 4, तो उसे डिवाइड दे दे, 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस का कितना 21 लैम्डा प्लस का 2 इक्वल टू कितना 0, इसके रूट्स 15 और 2 30, इसके अंदर आएंगे। देखो 2 पॉइंट मिल रहा है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर देखोगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना 441, 60 तो 120, देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है ग्रेटर देन 0, पॉइंट्स मिले 2, लैम्डा के अंदर आएंगे, लैम्डा निकाल सकते अपन, देखो 15 को मल्टीप्लाई करते तो कितना आता 30, लैम्डा स्क्वायर प्लस का कितना 21 लैम्डा, इसका 30 इक्वल टू कितना 0, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, लैम्डा प्लस 21 बाई 2 का होल स्क्वायर, 441 बाय 4 माइनस का कितना 30, 120 120, तो 21 बाय कितना 4, रूट्स क्या आते हैं माइनस का 21 बाय 2 प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ 321 बाय 4, और याद करो 15 से मल्टीप्लाई किया था तो 15 से क्या देना पड़ता डिवाइड, ये लैम्डा की वैल्यूज आती, रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक के और कुछ नहीं किया, क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लो, फॉर्मूले से निकाल लो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर अपॉन 2, आया थोड़ा बहुत, नहीं आ क्या, होमवर्क गिवन होमवर्क कर लोगे ना, कर लोगे ना।